केमिस्ट्री में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है जी? चैप्टर का नाम क्या है? हाँ जी, कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग। कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग में हम कौन से कंपाउंड्स और कौन सी बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले क्या किया है? आई थिंक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के थ्रू इन कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम लेकर आयनिक बॉन्ड समझाने की कोशिश की है। मतलब हमने आयनिक कंपाउंड को भी डिफाइन किया हुआ है, हमने आयनिक बॉन्ड को भी डिफाइन किया हुआ है, और अभी करते करते हम कहाँ पहुंचे हैं? हमने अपने आप को प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आयनिक कंपाउंड्स तक पहुंचाया है। तो मेरा जो अभी का टॉपिक चल रहा है वो क्या है जी? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनमें हमने अभी तक एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यार दे नेवर एग्जिस्ट एज क्या सिंपल मॉलिक्यूल्स, दे नेवर एग्जिस्ट एज सिंपल फार्मूला यूनिट्स। मतलब सिंपल का मतलब है कि इंडिपेंडेंट फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट एज, पहले ऑर्डिनरी लफ्ज था क्लस्टर ऑफ आइंस, फिर ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या आया? क्रिस्टल लैटिस। उससे भी ज्यादा बेहतर क्या आया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। और जो फेस सेंटर्ड का लफ्ज लगाया गया वो किन कंपाउंड्स के लिए लगाया गया? जिनमें रेशो 1:1 थी। उसकी मिसालें हमारे पास क्या हैं? उनके पास मिसालें हमारे पास NaCl की मिसाल या MgO की मिसाल है। ठीक है जी। तो उसमें हमने क्या कहा जी? इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखी है हमने कहा दे एग्जिस्ट एज व्हाट? एज अ क्रिस्टल, दे एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस, या दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये हमारा कल की पहली प्रॉपर्टी मुझे लगती है कि हमने क्या कहा कि हाउ डू दे एग्जिस्ट? दे एग्जिस्ट एज क्या जनाब साहब? क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। इस फ्रेज को अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज कहीं पर, जहां भी आपने लिखा है। पहले आपने लिखा था दे एग्जिस्ट एज क्लस्टर ऑफ आयंस, उसको मत अंडरलाइन कीजिएगा, किसको हाईलाइट कीजिएगा? क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को। फिर हमने क्या किया? फिर हमने ये क्रिस्टल लैटिस का मतलब सीखने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कल इसका मतलब जो है वो सिखा दिया होगा, कि जिसके मतलब में सॉलिड स्टेट भी सिखा दिया, टाइटली पैक्ड या क्लोजली पैक्ड भी सिखा दिया, और इसमें जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न, और उस पैटर्न का या उस अरेंजमेंट का नाम भी सिखा दिया, जिसमें हमने कहा इनिशियली कहा कि each cation is surrounded by 6 anions, या each anion is surrounded by 6 cations, that forms क्या? A 3-dimensional face-centered cubic crystal lattice structure. I think ये मैंने इसके बाद क्या लफ्ज बोला? इसके क्रिस्टल लैटिस के लिए if you're talking about कौन से वाले oppositely charged ions, दे में से अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की या MgO की, इन दोनों एग्जांपल्स में इनका जो क्रिस्टल लैटिस है उसका नाम क्या है? इनके क्रिस्टल लैटिस का नाम है 3-dimensional फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। हेलो जनाब साहब, मैंने कल के लेक्चर में आपको यहां तक पढ़ाया है। उसमें पहले आपने एक सोडियम बनाकर उसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड्स बनाए, फिर आपने एक क्लोराइड बनाकर उसके इर्द गिर्द 6 सोडियम्स बनाए, फिर आपने एक डब्बा बनाकर उस डब्बे के सेंटर पर कोई भी सोडियम लगा दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर क्यूब के हर फेस पर क्या हुआ? क्यूब के हर फेस के सेंटर पर क्या हुआ? क्यूब के हर फेस के सेंटर पर एक आयन आ गया। कौन सा? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आ गया, जिसके चक्कर में आपने क्या कहा
जिसके चक्कर में आपने कहा यार ये वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। फिर मैंने आपको एक पेज दिया कि यार आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। उस पेज में पहली ड्राइंग क्या थी? फर्स्ट ड्राइंग वाज 2 डायमेंशनल लेयर्ड व्यू। कि सर वो फ्रंट व्यू आपको दिखा रहे हैं तो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, मतलब इस हिसाब से कहानी चल रही है। फिर 3D व्यू दिखाया। 3D व्यू में को खास समझ ही नहीं आया कि वो आगे कौन है तो पीछे कौन है, ऊपर कौन है नीचे कौन है। लेकिन हाँ, हमें 3D व्यू में अंदर एक छुपा हुआ सोडियम आयन नजर आ रहा होगा, जिसके हम कहेंगे राइट पे क्लोराइड, लेफ्ट पे क्लोराइड, ऊपर क्लोराइड, नीचे क्लोराइड, बाहर क्लोराइड, अंदर क्लोराइड। उससे ज्यादा ड्राइंग बेहतर कौन सी थी? आखिरी वाली, जिसको हमने प्रॉपर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहा है। उस ड्राइंग के बारे में मैंने आपको उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स नोट करवाए हैं। मैं वो ड्राइंग आपको एक दफा दोबारा बताना चाहता हूं। यू नो, वो जो 3 डायमेंशनल फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस वाली ड्राइंग है MgO के लिए या NaCl के लिए, उसमें क्या सिचुएशन चल रही है? जरा प्लीज गौर से मेरी बात सुनिएगा जी। एक ये बना हुआ है, फिर एक इस तरह से क्यूब बना हुआ है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो 2 फेसेस नहीं, मतलब इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर में क्या, उसमें 3 लेयर्स चल रही हैं। वो जो 27 यूनिट्स का हिसाब है, यूं वर्टिकली भी 3 लेयर्स जा रही हैं, हॉरिजॉन्टली भी 3 लेयर्स जा रही हैं, और यूं करके भी 3 लेयर्स जा रही हैं। तो सर मैं अगर उस तरह से 3 लेयर्स बनाना चाहूं तो जरा गौर से सुनिए। इस तरह से 3 हो गई, फिर इस तरह से 3 हो गई, फिर जनाब और किस तरह से 3 होनी चाहिए? आमने सामने भी 3 होनी चाहिए। खैर मैंने तो ये जो 3 डायमेंशनल व्यू बना दिया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें मैंने जो स्क्वायर्स बनाए हैं, यूं करके 3 स्क्वायर्स बनाए हैं, यूं करके 3 स्क्वायर्स बनाए हैं, यूं करके 3 स्क्वायर्स बनाए हैं। जिसमें हो क्या रहा है, जिसमें ना यहाँ बिल्कुल क्यूब के दरमियान में क्या सिचुएशन चल रही है, क्यूब के दरमियान में जिसको आपने रेड शेड किया हुआ है, क्या किया भाई, जिसको आपने रेड कलर का शेड किया होगा, ये कौन बनाया हुआ है आपने? ये आपने सोडियम बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? इसके बिल्कुल ऊपर ये आपने क्या बनाया हुआ है? ये क्लोराइड बनाया हुआ है, जो ऊपर वाले फेस का बिल्कुल क्या है जी सर, ऊपर वाले फेस का बिल्कुल सेंटर है। इसके इधर आपने क्या बनाया हुआ है? ये भी कौन है? ये उस वाले फेस का बिल्कुल सेंटर है। इधर क्या किया हुआ है? इस वाले फेस का बिल्कुल सेंटर है। नीचे क्या किया हुआ है? इस वाले फेस का बिल्कुल सेंटर है। और फिर एक और सिचुएशन भी चल रही है, जो बाहर वाला फेस है उसका सेंटर किधर है? आई थिंक ये वाला है, ये बनाया हुआ है। और फिर जो पीछे वाला फेस है उसका सेंटर जो है वो किधर है? वो कहीं ना कहीं, किसको बोलने जी, पीछे इधर था, आई थिंक यहां कहीं है। नहीं, ये तो ऊपर वाला कॉर्नर, ये वाला, दिस वन इधर है जी। लो जी, अब ये तो मैंने आपको 6 हाईलाइट करवा दिए थे। क्या कर दिया था जी? इनको आप हाईलाइट कर लें कि ये कौन हो गया? ये सोडियम हो गया। उसके क्या चल रहा है सर जी? उसके ना एक ऊपर ये आ गया बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। फिर नीचे आ गया एक और बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। फिर इधर आ गया बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। फिर इधर आ गया बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। फिर इधर आ गया बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। फिर इधर चला गया, ये एक आयनिक बॉन्ड है। ये आपने 6 बनाए हुए हैं, ऐसे ही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस जगह को भरना है, इस जगह को भरना है, इसके फ्रंट वाले जो टॉप का सरफेस है, मुझे इसका टॉप सरफेस भरना है। कैसे भरेंगे? ओ लेवल के मुताबिक। ओ लेवल की क्या साइंस है सर? इसके उधर ये होगा, इसके इधर ये होगा, इसके इधर ये होगा, इसके उधर ये सोडियम होगा। अच्छा, उसके उधर बड़ा वाला होगा, इसके इधर बड़ा वाला होगा। फिर जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर इस कॉर्नर पर एक बड़ा वाला होगा। फिर गलती हो रही है, फिर नहीं, कोई गलती नहीं हो रही। ये फ्रंट वाले पर है और वो डिफरेंट जगह पर है। फिर इधर क्या होगा? इधर एक बड़े वाला होगा। फिर जनाब इधर ये छोटे वाला होगा। फिर इधर बड़े वाला होगा, इधर ये छोटा होगा जी, इधर ये बड़ा होगा जी, इधर ये छोटा होगा, इधर ये बड़ा होगा, इधर ये छोटे वाला होगा, इधर बड़े वाला होगा। फिर जनाब साहब
इधर से इधर क्या होगा जी, इधर ये छोटे वाला होगा, इधर बड़े वाला होगा। करते करते क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें बिल्कुल टॉप का सरफेस देखें, 3 3 3 हो गए। इधर आते हैं, तीसरा ये आएगा जी, फिर 3 3 ये हो गए। फिर नीचे चलते हैं जी, 3 3 3। आई थिंक मैंने पूरे अपने हिसाब से कितने बनाने थे, 27 बनाने थे, मैं बना चुका हूँ। ठीक है, और क्या सोच चल रही है जो उसने बनाया है मुझे पता है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ बनाई है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रफ हो गया है, तो आपको इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। जो आपके पास ड्राइंग बनी हुई है उसको समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि वहाँ सारी लाइनें उसने प्रॉपर फुट रूलर के साथ बनाई हुई हैं, और सारा उसने वहाँ पर आपको उसका 3D व्यू काफ़ी हद तक क्लियर समझ आ रहा है। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ गौर से मेरी बात सुनिए कि ये जो उसने पूरे का पूरा एक 3D व्यू बनाया है, जिसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर क्या है, उसमें सबसे अहम चीज क्या है सर? ये कौन है सर? ये पूरे क्यूब का क्या है? ये किसी फेस का सेंटर नहीं है, क्या है? ये पूरे क्यूब का सेंटर है। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये क्या है सर? जो क्यूब हमारा बना हुआ है, ये उस क्यूब के हर फेस का सेंटर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जी ऊपर नीचे ये 4 हो गए, और फिर इन एंड आउट वाले, हेलो जी। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाना था मैं आपको समझा चुका हूं। यहां तक किसी को मसला है जी? इन 6 के बाद हमने क्या किया, लाइक इसके एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इन और एक आउट। फिर उसके साथ हमने क्या किया, हमने किसी को भी ले लें, किसको ले लें, ये वाला समझाऊं अभी आपको। इसके उधर, इसको उस तरफ, ब्लैक वाला इसके इधर, ब्लैक वाला इसके अंदर, ब्लैक वाला इसके ऊपर, ब्लैक वाला इसके नीचे, ब्लैक वाला इसके अगर इधर क्यूब जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो ब्लैक वाला आ जाएगा। उस तरह से साफ हो गया। अगर आप इसको समझाना चाहते हैं तो उसके इधर ब्लैक वाला है, उधर ब्लैक वाला है, उधर ब्लैक वाला है, उधर ब्लैक वाला, नीचे ब्लैक वाला, ऊपर अगर क्यूब गया तो क्या होगा, फिर ब्लैक वाला होगा। अगर आप इधर आ जाए, इसकी तरफ आए, उसके अंदर ब्लैक है, इधर बाएं की तरफ ब्लैक है, ऊपर की तरफ ब्लैक है, नीचे की तरफ ब्लैक है, उस तरफ ब्लैक है। क्यूब अगर उस तरफ फैलेगा तो क्या होगा, एक और ब्लैक वाला आ जाएगा। अगर आप ये बिल्कुल सामने वाला है, इसको देखना चाहते हैं, इसके इधर ब्लैक वाला है, इसके इधर किधर है, ये आ रहा है, ब्लैक वाला है, ऊपर ब्लैक वाला है, नीचे ब्लैक वाला है, इनटू द बोर्ड। यहां से अगर बाहर की तरफ क्यूब आएगा तो भी ब्लैक वाला होगा। बिल्कुल जमीन पे जो बना हुआ है इसकी क्या साइंस है, इसके इधर ब्लैक वाला है, इधर ब्लैक वाला है, फिर इनटू द बोर्ड ब्लैक वाला है, आउट ऑफ द बोर्ड क्या है, ब्लैक वाला है, ऊपर की तरफ क्या है, ब्लैक वाला है। अगर इस बेस से नीचे जमीन पे चले गए तो उधर भी क्या होगा, उधर भी ब्लैक वाला होगा। यहां तक अगर किसी को मसला है, आई थिंक एक चीज मिसिंग है, एक मिसिंग है जी। पूछा कौन से वाला जी? 1 2 3, 1 2 3, दिस वन। यहां पर भी एक ब्लैक था जी, दिस वन इज मिसिंग। अब गिने कितने टोटल, गिने जी टोटल कितने कितने वो फार्मूला यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो उसके भी एक पूरे क्यूब के अंदर कितने यूनिट्स बने हुए थे? 27 यूनिट्स बने हुए थे। और जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है इसके अंदर भी कितने यूनिट्स बने हुए हैं? 27 यूनिट्स बने हुए हैं। तो सवाल अगर आपके पास है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ये ड्रॉ आपने पेपर में नहीं करना, पेपर में ड्राइंग सारी बनी होगी, हाँ इस पूरी ड्राइंग में से कोई 1 2 मिसिंग हो तो मिसिंग हो, और वो आपको क्या कह देगा, भरो भाई कौन सा ब्लैक है कि वाइट है, सोडियम है कि क्लोराइड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हर पॉजिटिव के इर्द गिर्द कितने नेगेटिव हैं, तो हर नेगेटिव के इर्द गिर्द कितने पॉजिटिव हैं। ये सारी बात मैं आपको समझा चुका हूँ। एनी क्वेश्चंस प्लीज? हाँ, टोटल 27 आयंस हैं, जिसका मतलब यह है कि इसके अंदर 13.5 फार्मूला यूनिट्स हैं। हाँ ठीक है, इसका अगर आप कुछ सवाल बनाना चाहते हैं तो आप बेशक बना दीजिए और मुझे बताएं कि जनाब साहब एक लिखें, साइड पे एक सवाल लिखें इस ड्राइंग के नीचे इस ड्राइंग के नीचे सवाल लिखें, हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर? क्या लिखें जी? हाउ मेनी इमरान,
कोई कावा शावा बना दो यार। हाउ मैनी क्या, ये जो तीसरी वाली ड्राइंग है इसके नीचे आप कैसे पेजेस पेस्ट किए हैं? वैसे हॉरिजॉन्टली करना था क्या नहीं साहब? तीनों को अलग अलग नहीं करना था, मैंने दिए ही ऐसे लेयर में दिए थे, पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ। आपने उनको भी 3 पीसेस में काट दिया है। चलो कोई बात नहीं, खैर मैंने अपनी तरफ से बड़ा सीक्वेंस बना के दिए थे कि आप ऐसे ही उसको पेस्ट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तीसरी ड्राइंग के साथ एक सवाल लिखें, हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर देयर? हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर देयर इन व्हाट? इस ऊपर वाली ड्राइंग को क्या बोलूं? इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल ऑफ, in a unit cell of NaCl, in a unit cell of NaCl, यूनिट सेल जो है ना 27 आइंस वाला है, जिसमें क्या हुआ पूरा क्यूब दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? मतलब हमारे पास तो जो ड्राइंग में जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस समझा रहा हूँ उसमें तो 27 ही आएंगे। उसमें क्या होंगे? उसमें बेटा जी 27 ही आएंगे, ठीक है जी। तो काम करिए, अंडरलाइन करिए जरा यूनिट सेल ऑफ NaCl को और जवाब में ये लिखिए, since there are 27 oppositely charged ions, since there are 27 oppositely charged ions in the unit cell of बल्कि यहां पूरा लफ्ज लिखे, in the unit cell of face centered cubic crystal lattice structure, since there are 27 oppositely charged ions in the unit cell of क्या face centered cubic crystal lattice structure, in the face centered cubic crystal lattice structure, so what? So क्या लिखें जनाब साहब? लिखिए जी so there are 13.5 formula units, so there are 13.5 so there are 13.5 क्या formula units of NaCl, so there are 13.5 formula units of NaCl in there, there are 13.5 formula units of NaCl in there। जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? नो? ओके जनाब साहब। सो मेरी तरफ से जो भी ये क्या कहते हैं, दे एग्जिस्ट एज अ क्लस्टर ऑफ आयंस, या दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, या दे एग्जिस्ट एज अ, इनका जो स्ट्रक्चर है इट्स नोन टू बी, सेड टू बी 3 डायमेंशनल फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप अगर सवाल पूछना चाहते हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ मैं इतना जरूर बता दूंगा कि आपको ये ड्रॉ नहीं करना पेपर में, जैसे अगर बहुत ही कोई हाथ आ जाए कि ड्रॉ करना ही करना है तो फिर एक आसान ड्राइंग भी होती है। कौन सी वाली आसान? जो ओ लेवल वाली, जिसमें सीधा सीधा क्या बनाते हैं, जिसमें सीधा सीधा एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, उस क्यूब के सेंटर पे कुछ नहीं बनाते। अगर आपको याद हो, अगर उसने अभी भी आपसे कहा कि आप बना के दिखाएं, तो ये लो यार, यूं 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 और यूं, बस। हम ओ लेवल में क्या ड्राइंग बनाते थे? हम ना इस तरह का क्यूब बनाते होते थे। इस क्यूब में और इस क्यूब में क्या फर्क है? वो भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। उस क्यूब का पहला आयन किधर था, मतलब उसके सारे आयन्स किधर है? कॉर्नर्स पर। इधर भी हैं तो कॉर्नर्स पर भी हैं, लेकिन इसका जो सबसे पहला है वो किधर है? पूरे क्यूब के और फिर हर फेस के। तो इसलिए मुझे तो कौन सा लफ्ज पढ़ाना था? 3 डायमेंशनल फेस सेंटर्ड वाला। हाँ सिर्फ क्यूबिक कहता तो वो बना देता। ओ लेवल में शायद मैं कभी फेस सेंटर्ड नहीं कहता, वहां ये लफ्ज मेरा सिलेबस का या नोट्स का हिस्सा नहीं होता। वहां बस होता है जी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, कि उस क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में ये बना दो। और बेशक पहली ड्राइंग में जो आपने पहली वाली बनाई हुई है वो भी ओ लेवल को दिखाई जाती है, जो आपकी दूसरी बनी हुई है वो भी ओ लेवल को दिखाई जाती है, लेकिन जो तीसरी बनी हुई है उसकी जगह ओ लेवल वाले को क्या दिखाया जाता है? उसकी जगह ओ लेवल वाले को ये ड्राइंग बना के दिखाई जाती है, ठीक है जी। लेकिन आपको कौन सी ड्राइंग बना के दिखाई जा रही है? आपको ये वाली ड्राइंग बना के दिखाई जा रही है जिसमें यहां से काम स्टार्ट किया जा रहा है,
फिर यहाँ जो हर फेस के सेंटर पर जो एक आयन आ रहा है उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ हर फेस के सेंटर पर कुछ नहीं दिखाई दिया जा रहा। अगर आप इस फेस के सेंटर पर कुछ दिखाएंगे, फिर इस फेस के सेंटर पर कुछ दिखाएंगे, फिर साइड वाले फेस के सेंटर पर कुछ दिखाएंगे, फिर उधर पीछे वाले फेस के सेंटर पर कुछ दिखाएंगे, फिर नीचे वाले फेस के सेंटर पर कुछ दिखाएंगे, फिर ऊपर वाले फेस के सेंटर पर दिखाएंगे, तो फिर क्यूब के सेंटर पर भी कुछ दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर असल में ड्राइंग इस तरह बनानी पड़ेगी। तो ये असल प्रॉपर उसका लैटिस बना हुआ है। ये बस वैसे ही ऑर्डिनरी सा लैटिस है जो वक्ती तौर पर या ऑर्डिनरी लेवल तक शायद क्या बोलते हैं गुजारा चला लेता है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन हकीकत में कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से समझ आता है। इस बात में किसी को सवाल है? एनीवन? नो? ओके जी। सो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि एग्जिस्ट कैसे करते हैं। असल सवाल क्या है? असल सवाल तो था सर प्रॉपर्टीज क्या है जी? प्रॉपर्टीज कौन? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये तो केमिस्ट्री टाइप चीज है। ये क्या है सर? ये तो केमिस्ट्री टाइप चीज है। जहां तक ख्याल है मुझे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का वो तो होती है कि स्टेट कौन सी है, वो तो होती है जी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो तो होती है जी कंडक्टिविटी कैसी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो स्टेट बतानी पड़ती है, बल्कि मुझे लगता है यहां से स्टेट भी हमें समझ आ जाती है। ठीक है जी, कौन सी स्टेट है? ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट है। तो एक काम करें जनाब साहब, बल्कि अभी ना ऐसे लिखें, अब हेडिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, वहां तो जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लिखे हैं ना, यहां लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें सबसे पहले मैं कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा? नंबर 1, दैट इज स्टेट। एट क्या? ऑफ कोर्स स्टेट हम जनरली रूम टेम्परेचर भी बताते हैं। उस हिसाब से तो हर सब्सटेंस की हर तरह की स्टेट बना सकता हूं मैं। ठीक है, मैं जब स्टेट की बात करूंगा तो मैं एट रूम टेम्परेचर की बात ही करूंगा, एट आरटीपी, स्टेट एट आरटीपी। बताएं जी क्या लिखे? लिखिए जी, इधर कोई एक्सेप्शन है वैसे? जैसे मेटल्स में हम कहते हैं ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट फॉर क्या? क्या यहाँ कोई एक्सेप्शन है? नो वे, कोई किसी किस्म की एक्सेप्शन। आयनिक कंपाउंड है, ऑपोजिटली चार्ज हैं, दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्लस्टर बनेगा, क्रिस्टल बनेगा, टाइटली पैक्ड होगा, जैम पैक होगा, रेगुलरली अरेंज्ड होगा, फिक्स पैटर्न होगा, सॉलिड स्टेट ही होगी। तो काम करें जी, आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। क्या स्टेट है इनकी? दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। If they exist in the solid state, सॉलिड के साथ ना हमारे ऑर्डिनरी लेवल के 3 मतलब हैं, वो आप अभी भी यहां पर लिखेंगे। क्या क्या मतलब है सॉलिड के लिए? उनका जो पार्टिकल्स, मुझे पार्टिकल्स की सेंस बताएं। टाइटली पैक्ड होते हैं या रेगुलरली अरेंज? तो रेगुलरली तो लैटिस में होते हैं, लेकिन टाइटली पैक्ड होना किसी भी सॉलिड की निशानी होती है। फिर पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और पार्टिकल्स के दरम्यान में क्या होता है? तो सबसे पहली बात क्या है वैसे, सॉलिड स्टेट होना तो एंड रिजल्ट है ना, बुनियादी वजह क्या है? वजह स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है जनाब साहब? तो मुझे सबसे पहले इसकी वजह क्या देनी है? इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जिसके लिए अगर मैं ओ लेवल की बात करता या बिल्कुल ही फिजिक्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग तो कहते हैं, फोर्स भी कहते हैं, बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस नहीं कहते, बल्कि वो क्या कहते हैं? बिटवीन द, आजकल मैं वैसे ओ लेवल वालों को पढ़ा रहा हूं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहां मुझे चूंकि आयनिक कोवलेंट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, उनको जस्ट सॉलिड समझा रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स क्या होता है जी? जो भी पार्टिकल्स हैं, अब आयंस हैं कि एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, अगर कोई भी सॉलिड होगा तो उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके दरमियान में क्या होगा?
बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन अब मैं कोई भी तो नहीं पढ़ा रहा, मैं तो कैटेगोरिकली एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पढ़ा रहा हूं। कौन सा वाला? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। उनके दरमियान में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके लिए एक और नाम भी क्या है? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग क्या है जनाब? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। या ये कह दें, या फिर कह दें जी वो स्ट्रॉन्ग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। इस बात को ब्रैकेट में कर दें। बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसके लिए लफ्ज इंटरमोलिक्यूलर का लफ्ज इस्तेमाल करूं। मैंने तो कल पहली लाइन में क्या कहा था कि मॉलिक्यूल का सीन नहीं है। दे नेवर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, नेवर एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स, नेवर एग्जिस्ट एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, नेवर एग्जिस्ट एज, इनके साथ मॉलिक्यूल का लफ्ज ही नहीं है। मॉलिक्यूल जैसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। इंटरमोलिक्यूलर का तो सवाल ही, वो तो इंटरमोलिक्यूलर होगा, वो तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहां तो पार्टिकल्स, हाँ पार्टिकल्स बोल सकता हूं। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अब स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कौन से पार्टिकल्स? तो वो उस तरह से आप लिख लें इसको। ठीक, आगे चलें। फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से क्या होता है? जिस वजह से पार्टिकल्स या ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर, या तो आप कहते हैं पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, या इसकी भी अगर आपने मजीद डिटेल में जाना है तो मजीद डिटेल क्या होती है? सर वो कौन से पार्टिकल्स? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। और सिर्फ टाइटली पैक्ड नहीं, आर क्या? रेगुलरली अरेंज्ड। उस हिसाब से बात होगी। अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे, लाइक ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की बात करेंगे, तो मैं क्या कहूंगा? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर regularly arranged as what? as what? as वो वाला जुमला, as a crystal lattice, are regularly arranged as a crystal lattice। तो ये एक तरफ ऑर्डिनरी बात या बिल्कुल फिजिक्स जैसी बात, और दूसरी तरफ प्योर केमिस्ट्री की स्पेसिफिक बात लिखवा रहा हूं। अच्छा, तीसरी तरफ आते हैं। पार्टिकल्स कैन क्या? Particles can only vibrate, can only vibrate at their fixed positions। कौन सी fixed positions? जो fixed positions in the lattice हैं, fixed position in the lattice। और particles कौन से? जो भी ions हैं, oppositely charged ions हैं, they can only vibrate किधर जी? at their या about their mean positions whatever। ये पता नहीं मैंने क्यों ओ लेवल की बात लिखवा दी है, बिकॉज मैं काफी दिनों से क्या पढ़ा रहा हूँ? ओ लेवल वाले को यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि आपको मुझे ये बता देनी चाहिए। अच्छा, ये जनाब साहब सॉलिड स्टेट बता देने के बाद, इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कर देने के बाद, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देने के बाद, आगे ना कुछ सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि सॉलिड्स में भी मतलब लो मेल्टिंग वाला भी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला भी होता है, लो डेंसिटी वाला भी होता है, हाई डेंसिटी वाला भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। तो यहाँ सॉलिड की अपनी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से मैं सबसे पहले जो है वो, चूंकि वही बात है स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ उनका एक मेल्टिंग पॉइंट बड़ा एसोसिएटेड होता है, कि वो समझाता है कि जी वो बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। आई थिंक मैं स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नीचे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखूंगा। क्या जनाब साहब? कि क्या होगा जी? इनका जो है ना वो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आई होप यू नो व्हाट इज मेंट बाय मेल्टिंग पॉइंट। कैसे डिफाइन करेंगे आप मेल्टिंग पॉइंट को? द फिक्स्ड और कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड। किसी को मसला इस बात से? तो ये कहीं ऑर्डिनरी लेवल की एक डेफिनेशन लिखिए जी। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? इट इज द फिक्स्ड and
constant temperature at which what happens बच्चों, a solid turns into a liquid. अच्छा, अब हमें तो ओ लेवल में किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो याद करवाया जाता है, मुझे लगता है पानी के याद होता है बस, एक पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। बाकियों के हमें शायद कोई ज्यादा अच्छे अंदाजे नहीं लगवाए जाते, लेकिन अब मैं यहाँ ए लेवल में हर किस्म के सब्सटेंस का एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं ना बताऊं, आई थिंक मुझे ना आपको उसका अंदाजा जरूर लगवाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अंदाजा जो है ना आयनिक कंपाउंड से मेल्टिंग पॉइंट का कम से कम 1000 डिग्री तो है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है, वो हाई इज ऑलमोस्ट क्या, या तो मैं ये जो हाई वाला लफ्ज अंडरलाइन करूंगा ये कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 डिग्री है, या 1000 से कम ज्यादा होना चाहिए, या 1000 से कम होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1000 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होना चाहिए। चूंकि किन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 100 के आसपास है, आई थिंक वो तो बल्कि 100 नहीं, कुछ है वो ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो है, आई थिंक वो 500 से नीचे है, 500 से नीचे वो बड़ा आराम से पिघल जाते हैं। कौन से वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका मतलब ये मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है जो 500 से, अब मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ग्रुप 1 वालों में कुछ और है, ग्रुप 2 वालों में कुछ और है, ग्रुप 3 वालों में कुछ और है, ट्रांजिशन वालों में कुछ, तो फिर मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मेरा तो टॉपिक ही नहीं है मेटालिक बॉन्डिंग, मैं क्यों समझाऊं कि ग्रुप 1 में क्या फर्क है तो ग्रुप 2 में क्या फर्क है। माय टॉपिक इज क्या, आयनिक बॉन्डिंग। हाँ, मैं आयनिक कंपाउंड्स कंपेयर कर सकता हूं। कौन से आयनिक कंपाउंड्स कंपेयर करूं, आई थिंक मैंने कल ही कहीं स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था कि NaCl को और MgO के हिसाब से स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो फिर प्रॉपर्टीज में मैं किसकी लिखवाऊंगा, इन्हीं की प्रॉपर्टीज आपको लिखवाने की कोशिश करूंगा कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और MgO का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है। तो आई थिंक अगर आप मुझसे NaCl का सवाल लिखेंगे, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl एंड MgO, कंपेयर द, सर जरा गूगल करेंगे एग्जैक्ट टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl एंड MgO। मुझे अंदाजन याद है एक का कहीं 800 के आसपास है और दूसरे का 2800 के आसपास है। अब एग्जैक्टली कितने हैं ये तो राउंडेड टू 100 उन्होंने किए हुए हैं, मैं एग्जैक्ट वैल्यू सुनना चाहूंगा जी। कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl एंड MgO, ताकि आपको जरा अंदाजा हो जाए कि किस किस का क्या क्या सीन है क्या नहीं है। मैं वैसे पहले बता चुका हूं कि हाई, इस वक्त हाई का मतलब क्या है, 1000 के आसपास या 1000 से ऊपर होना हाई होता है। सॉलिड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट, वो सॉलिड देखिए मेल्टिंग पॉइंट लो है उसको क्या कहते हैं, 500 से नीचे। 500 से नीचे होना क्या होता है, लो। 500 डिग्री बहुत बड़ा टेम्परेचर है भाई, मतलब लेकिन मेटल्स के मेल्ट होने के लिए इतना बड़ा नहीं है। ग्रुप नंबर 1 वालों के मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट 500 से नीचे है, ग्रुप 2 वालों का 500 से थोड़ा सा ऊपर है, ग्रुप 3 वालों का 700-800 के आसपास है, ट्रांजिशन वालों का वापस किधर है, वो 1000 के आसपास ही है उनका भी। ठीक है जी, सो ठीक है। NaCl एंड MgO 801, बिल्कुल ही मैं एग्जैक्ट बता रहे हैं मुझे। MgO 2852 डिग्री सी। ठीक हो गया जनाब साहब। तो हमने क्या सवाल लिखा है, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या जनाब साहब, NaCl विद। तो एक काम करें आप जरा पहले NaCl को अंडरलाइन करके उसकी वैल्यू कितनी है 801 डिग्री सी, राउंड करके क्या कर दें 800 कर दें, और ज्यादा राउंड करने का दिल करे मतलब नियरेस्ट 100 पे 800, नियरेस्ट 1000 पे क्या 1000। सिमिलरली MgO को अंडरलाइन करें, उसका क्या सीन है कितना 2852 डिग्री सी, इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड करेंगे तो 2800 होगा और 1000 पे राउंड करेंगे तो 3000 के आसपास का होगा, 3000 के आसपास का होगा। अच्छा वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों की रेशो कितनी है, जरा काम करें जी 2852 को 801 से डिवाइड करें कि कितने टाइम्स बड़ा है इनके। अगर मैं रेशो चेक करना चाहूं, आई जस्ट वांट टू नो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम क्लोराइड से कितने टाइम्स बढ़ा रहा है, 3.7 टाइम्स या क्या, चेक करो 3.56 टाइम्स को अगर मैं राउंड कर लूं
4 टाइम्स। तो जनाब साहब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हमें यहाँ वैल्यूज याद नहीं करनी होती, अंदाजन क्या करना होता है, जरा अंदाजा लगाना होता है। अंदाजा क्या लगाना है कि अगर इसका कोई 800 के आसपास है तो उसका 4 गुना ज्यादा, वैसे अगर एग्जैक्ट होता तो ये 800 होता, उसको क्या होना चाहिए था 3200। क्यों ये मैं क्यों चाहता हूँ 4 टाइम्स क्या बात क्यों याद कराना चाहता हूँ? मुसीबत ये है मैं 4 टाइम्स की बात इसलिए याद कराना चाहता हूँ कि अगर मेरे दिमाग से पूछेंगे तो मैं NaCl के बारे में क्या कहूँगा, सर जी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर Na1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव आयंस हैं। MgO की मुझसे बात पूछोगे तो वहां Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस हैं। तो क्या हो रहा है, कैटाइन का मैग्नीट्यूड, कैटाइन की जो चार्ज है डबल हो गई है, एनाइन का चार्ज भी क्या हो गया, डबल हो गया है। तो बस क्या करूं फिर, सर एक कैटाइन की वजह से 2 टाइम्स ज्यादा हुआ होगा, फिर एक एनाइन की चार्ज के डबल होने से भी क्या हुआ होगा, फोर्स डबल हो गई होगी। तो फोर्स अल्टीमेटली कितनी हो गई होगी, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा हो गई होगी। तो यहाँ वैल्यूज भी ऑलमोस्ट वैसी ही चल रही है, नॉट एग्जैक्टली कोई बिल्कुल ही कोई मैथ्स थोड़ी चल रही है कि सीधी सीधी मैथ्स हो रही होगी, बल्कि एक मसला है, इट्स नॉट जस्ट द चार्ज ऑफ द आयन दैट मैटर्स, इट्स द साइज ऑफ द आयन दैट आल्सो मैटर्स। और इसको मिलाकर मैं क्या कहूंगा, मुझे लगता है मैंने बात कहीं ना कहीं की हुई आपसे, ये कब की है मैंने आपसे, कल की, कि चार्ज भी मैटर करता है, साइज भी मैटर करता है, चार्ज की डेंसिटी मैटर करती है। आई थिंक कल के लेक्चर के ना इंट्रोडक्शन में मैं कहानी सुना रहा था कि जनाब साहब मुझे अल्टीमेटली आपको इस मुकाम तक लेके जाना है कि किसका चार्ज कितना ज्यादा हो गया है, तो किसकी साइज कितनी कम हो गई है, तो किसकी डेंसिटी कितने टाइम ज्यादा हो गई है, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा हो रहा होगा। ये मेरे कल के लेक्चर में शायद इंट्रोडक्शन में मेरे मुंह से कोई इस तरह के जुमले निकले होंगे। बहरहाल याद आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो खड़े में जाएं। अभी जो टॉपिक है उसको जरा कंपेयर करते हैं। वैसे मेरा एक सवाल आपसे और भी है, जब आप सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करते हैं तो क्या सिर्फ मैग्नीशियम का क्या बोलते हैं चार्ज डबल है, मैग्नीशियम का साइज क्या है, साइज भी तो छोटा है या नहीं? दैट वाज 281 नहीं 28, दिस वाज 282 ये भी 28 वो भी 28, इट हैज 11 प्रोटॉन्स, इट हैज, तो इट इज मूविंग अलोंग द पीरियड साइज। तो मैग्नीशियम का साइज थोड़ा, हाँ एग्जैक्टली कितना छोटा है वो बात की बात है, ठीक है ना, छोटा है जी, साइज छोटा है, ठीक है। अब अगर साइज छोटा है तो मैं चाहता हूं मैं क्या क्या कंपेयर करूं, मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कंपेयर करना चाहता हूं, और मैं क्या बोलते हैं आयन ऑफ द क्या बोलेंगे साइज ऑफ द आयन जो है उसको भी कंपेयर करना चाहता हूं। मैं दोनों को मिलाकर जिसका चार्ज बड़ा होगा उसके आयन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या उसकी आयन की वजह से फोर्स ज्यादा होगी, एंड मैं समझता हूं जिसका आयन छोटा होगा क्या होगा जी, जिसका आयन छोटा होगा उसके केस उसको क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, जो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ द आयन, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द आयन। चार्ज यहां ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। अच्छा तो एक काम करें, जरा जिस पेज पर हो उसके हेडर पे जाओ, जिस पेज पर हो इसके हेडर पर जाओ जी, इसके हेडर पर जाकर एक नोट लिखो भैया कि द स्ट्रेंथ of the ionic bond depends upon the strength of the ionic bond depends not only depends not only upon the charge, depends not only upon the charge of the ion, not only upon the charge of the ion, but on the size of the ion as well, अच्छा इधर ही पेज के हेडर पर ही इस बात को ऐसे लिख दीजिए कि जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज of the ions over size of
दी आयंस। मुझे एक बात बताएं, मैंने चार्ज के साथ कौन सी प्रोपोर्शन डाली है? डायरेक्ट वाली। और साइज के साथ क्या मतलब इस बात का? चार्ज ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन साइज छोटा होगा, इसका मतलब आयन को छोटा होना चाहिए और चार्ज को, मतलब आयन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। तो पता क्या होगा? ये बात है, एक लफ्ज होता था मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर साइज, मास वाली डेंसिटी। ये जो मास ओवर वॉल्यूम होता है, जिसको आप मास ओवर साइज कहते हैं, ये असल में इसको क्या कहते हैं? मास की डेंसिटी। मैंने ये क्या लिख दिया है? चार्ज ओवर वॉल्यूम, चार्ज ओवर साइज, ये क्या होगा? दे कॉल इट चार्ज की डेंसिटी। क्या? चार्ज जितना डेंस होगा उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो आई थिंक इसको कुल मिलाकर मुझे क्या कहना चाहिए? इस पूरे फ्रेज को कुल मिलाकर मुझे चार्ज की डेंसिटी क्या देना चाहिए? चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस, एलओजी। तो आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? सर जी, ये डिपेंड करती है चार्ज की, आयंस की चार्ज डेंसिटी के ऊपर। मैंने टर्म क्या निकाली है? मैं फिजिक्स अगर पढ़ा रहा होता तो मैं बड़े आराम से, सुकून से, डिटेल से पहले कहता जी चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्या? रेशियो ऑफ चार्ज टू द साइज ऑफ द आयन। फिर मैं कहता जी वो डायरेक्ट ये होता है मैं पूरा फार्मूला ड्राइव करता। मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आपको पता मैंने क्या बोला है, ठीक है? केमिस्ट्री है, मुझे यहाँ हर चीज को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई फार्मूले बनाना नहीं चाहता। मैं बस आपके सामने हल्का हल्का एक वर्ड्स जो है फिजिक्स वाले इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ? आपको मालूम है कि जो आप जिसको डेंसिटी बोलते हैं वो मास वाली डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि आप मास ऑफ द सब्सटेंस को वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस से या साइज ऑफ द सब्सटेंस से डिवाइड करते हैं। मैं जिस डेंसिटी की बात कर रहा हूं वो कौन सी वाली है? मैं चार्ज वाली डेंसिटी की बात कर रहा हूं। क्यों? मैंने चार्ज ऑफ द आयन को क्या किया? मैंने चार्ज ऑफ द आयन को आयन के अपने साइज से क्या किया? डिवाइड किया है। आयन के वॉल्यूम से क्या किया है? डिवाइड किया है। मास को वॉल्यूम से डिवाइड करो तो मास वाली डेंसिटी, चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड करो तो चार्ज वाली डेंसिटी। किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो उस चीज की क्या आ जाएगी? उस चीज की डेंसिटी आ जाएगी। असल में ये जो थोड़ा मुसीबत है हमारे ओ लेवल के पढ़ने में, हमारे ओ लेवल में कैसे पढ़ाया जाता है? मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज। बस क्या मैटर के दो कैरेक्टर होते हैं? मतलब मास और वॉल्यूम समझा के मैटर खत्म हो जाता है? बेटा मैटर का मास और वॉल्यूम तो नहीं होता। मैटर का, हाँ, मास बहुत बेसिक कैरेक्टर है, चार्ज भी उतना ही बेसिक। हर मैटर का चार्ज होता है, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। हाँ, अब चार्ज को आप बेस क्वांटिटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन चार्ज एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टर जरूर है। चार्ज ना भी हो, आप कहीं सर चार्ज नहीं है, ये भी एक वैल्यू है। चार्ज है जिसको आप न्यूट्रल एटम कहते हैं, क्या होता है? उसके अंदर चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। आप अगर किसी पूरे के पूरे एलिमेंट को न्यूट्रल कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर भी जितना पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस हैं। तो चार्ज एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। चार्ज इज समथिंग लाइक, वो हमें ओ लेवल में सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो सबसे एंड पे पढ़ाते हैं चार्ज के बारे में, तो सिलेबस जैसा। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री में क्या करते हैं? केमिस्ट्री में सबसे पहले चार्ज ही पढ़ोगे तुम भाई, ठीक है? तुम्हें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या समझाया जाएगा? चार्ज समझाया जाएगा। तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन के लूज गेन पर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होने पर होगी, चार्ज के ऊपर होगी। तो क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चार्ज को सबसे बेसिक क्वांटिटी के तौर पर, लेकिन यहाँ क्वांटिटीज नहीं पढ़ा रहे ना। यहाँ कौन फिजिकल है, कौन नॉन फिजिकल है, कौन बेस है, कौन ड्राइव्ड है, किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला नहीं है, वो उस तरह से काम नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि चार्ज को अगर ऊपर रख दूं और साइज को अगर नीचे रख दूं तो क्या तस्वुर किया जा सकता है कि जैसे मैं चार्ज की डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, और जिस चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना उस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। यहां कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आप में से बच्चों कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सना, सवाल था क्या वैसे? मैं भी बताता हूं, मैंने भी तो प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं किया, मैं तो कंपेयर करते करते ही छोड़ दिया। मैंने कंपेयर करते करते ही कैसे छोड़ दिया यार, मुझे पहले चेक करना है कि मैं चेक क्या करूंगा इनका, मैं कैटाइंस और एनाइंस में कंपेयर क्या करूंगा। तो मैंने कहा जी मैं क्या कंपेयर करूं? पहले मुझे ख्याल आया सिर्फ आयंस कंपेयर करता हूं, बात खत्म हो जाएगी। वैसे आयंस कंपेयर करके सवाल खत्म हो सकता है। कैसे?
सर इसका आयन 1 प्लस, इसका आयन 2 प्लस, इसका आयन 1 नेगेटिव, इसका आयन 2 नेगेटिव, सिंपल। लेकिन क्या होगा, अब सवाल पे डिपेंड नहीं, पता नहीं चलता सवाल वाले ने 1 नंबर का जवाब मांगा है, 2 नंबरों का जवाब मांगा है, 3 नंबरोर का जवाब मांगा है, सिर्फ चार्ज लिख के जवाब छोड़ दूं, या आयंस का भी जिक्र करूं, साइज का भी जिक्र करूं, या दोनों का जिक्र करूं। अब ये तो जी सवाल और सवाल के नंबरों पर डिपेंड करेगा कि मैंने किस तरह का रिस्पांस देना है। आई होप आपको मालूम है कि अक्सर सवालात होते हैं वो एमसीक्यूज में आ जाए तो अपना एक तरीकाकार है उसका। थ्योरी में सेम सवाल अगर आ गया, 1 नंबर के लिए भी आएगा, 2 के लिए भी आएगा, 3 के लिए भी आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो 1 नंबर के लिए क्या कहानी लिखते हैं, 2 नंबरों के लिए क्या कहानी लिखते हैं, और 3 नंबरों के लिए क्या कहानी लिखते हैं। मैं तो मैक्सिमम नंबरों वाला जवाब लिखूंगा, ठीक है जी। उसमें से आप देख लीजिएगा कि सबसे वैलिड पॉइंट या सबसे बेसिक पॉइंट कौन से वाला है कि जो हम 1 नंबर के जवाब में लिखेंगे। मैं अभी इस वक्त जो बात करूंगा बड़ी मुकम्मल और जामिया और कॉम्प्रिहेंसिव बात करना चाहता हूं कि जनाब साहब पहले आप क्या करें, दोनों का कैटाइन डिफरेंट है उसको कंपेयर करें, फिर आप क्या करें, दोनों का एनाइन डिफरेंट है उसको कंपेयर करें, और फिर बताएं कि उसका कैटाइन क्या कहता है और इसका कैटाइन क्या कहता है। I think is the comparison between sodium and magnesium and then chloride and oxide। ठीक, तो अगर मुझसे आप सोडियम एंड मैग्नीशियम को कंपेयर करवाएंगे क्या लिखूं वहां पर, सोडियम, पहले बात करता हूं चार्ज की। चार्ज ऑफ सोडियम, किसका चार्ज बड़ा है, चार्ज ऑफ सोडियम इज स्मॉलर देन द चार्ज ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का चार्ज बड़ा, ठीक। साइज, साइज जिसको आप रेडियस कहते हैं, एटॉमिक नहीं, कौन सा, आयनिक रेडियस, आई होप आपने पढ़ा हुआ। साइज ऑफ क्या, सोडियम 1 पॉजिटिव। आपने वो अलोंग द पीरियड पढ़ा था कि आगे जाते हुए एटम्स का साइज भी छोटा, आयंस का साइज भी, इसको मसला इस बात से याद आ रहा है क्यों, वजह क्या थी सर, इधर ना 2,8, इधर भी 2,8, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 10, इसमें 11 प्रोटॉन्स थे इसमें, तो इसका क्या ज्यादा है, दोनों में नंबर ऑफ शेल्स, दोनों में शील्डिंग इफेक्ट सेम, दोनों में फर्क क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो उसका पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जिसके लिए एक टर्म किसी दिन कहीं कही थी किसी ने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। मैं कहता नहीं, ये ना लिख, क्या लिखें, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज लिख दें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई टर्म नहीं थी, टर्म क्या थी, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, ज्यादा, तो इसका पुल ज्यादा हो जाएगी तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, तो साइज उसका बड़ा है, एलो जी। अब चार्ज की बात होगी, साइज की बात होगी, अब दोनों को मिलाकर क्या बोलूं, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ क्या, चार्ज डेंसिटी के हिसाब से दोनों पॉइंट्स किसको फेवर करते हैं, चार्ज मैग्नीशियम का ज्यादा है और साइज मैग्नीशियम का छोटा है, तो मैग्नीशियम का साइज चार्ज ज्यादा हो, चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी और ज्यादा होगी। आई थिंक चार्ज डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम जो है वो, मैं डबल एरो लगा देता हूं, डबल एरो मतलब बहुत ज्यादा है, मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी सोडियम से बहुत ज्यादा है, किसको मसला इस बात से। अच्छा, अगर आपने कंपेयर करना है ऑक्साइड्स को, ये नेगेटिव आयंस को, तो बताएं जी, चार्ज ऑफ क्लोराइड को कंपेयर करें विद ऑक्साइड, किसका ज्यादा है चार्ज, ऑक्साइड का। फिर साइज ऑफ क्लोराइड को कंपेयर करें विद ऑक्साइड, क्लोराइड में 3 शेल्स, 2,8,7 था, 2,8,8 हो गया, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। ऑक्साइड में 2 शेल्स, तो ऑफ कोर्स 2 शेल्स और 3 शेल्स में, जिसके 3 शेल्स होंगे वो तो वैसे ही बड़ा होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो साइज वैसे ही उसका ज्यादा होता है। तो आई थिंक साइज किसका ज्यादा है जी, क्लोराइड। वंस अगेन अगर आप चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स किसको फेवर करते हैं, चार्ज डेंसिटी ऑफ क्लोराइड और ऑक्साइड में, ऑक्साइड का चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी जनाब साहब ऑक्साइड की क्या होगी, फिर अच्छी खासी होगी। ये पॉइंट्स एक तरफ कैटाइंस को कंपेयर करके लिख लें, दूसरी तरफ एनाइंस को कंपेयर करके लिख लें, और फिर अभी मैं दोनों को कंपोज करके आपके सामने कहानी सुनाने की कोशिश करता हूं। सुने जी,
अब चाहे तो आप इस बात को रफ वर्क में लिखें, चाहे तो आप इस बात को नीट वर्क में लिखें, और आप क्या करें, इन दोनों बातों को मिलाकर अब मैं क्या लिखने लगा हूं, अब मैं लिखने लगा हूं जी, सिंस द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस, कौन से वाले, प्रेजेंट इन MgO इज ग्रेटर देन क्या, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन व्हाट, NaCl, सो क्या, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन MgO is क्या, greater than the strength of the ionic bonds between NaCl, hence क्या, the amount of energy required to break the whatever ionic bonds in MgO is greater than the amount of energy required to break the bonds in NaCl, so the whatever जो भी लिखे यार, लेकिन since the charge density, सरमनान जरा बाकी कंप्यूटर वालों को बुला लें, क्या लिख रहे थे जी, since the charge density of what, of the ions present in MgO, since the charge density of the ions present in MgO is greater than the charge density of the ions present in NaCl is greater than the charge density of the ions present in then the charge density of the ions present in NaCl. So the force of attraction, so the ionic bonds, so the strength of ionic bonds, so the strength of ionic bonds, so the strength of ionic bonds, या ब्रैकेट में दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, strength of ionic bonds या strength of क्या, electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. आपकी मर्जी, आप ionic bonds लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा लफ्ज काउंट होगा, कौन सा पूरा लफ्ज, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, ये ionic bonds की जगह क्या लफ्ज काउंट होता है, ये लिखें, या electrostatic force of attraction between oppositely charged ions लिखें, ये पूरी फ्रेज और ये फ्रेज काफी है जनाब, सेम वर्ड है ये, ionic bond और electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. क्या लिखा आपने, क्या जुमला चला है जी हमारा, since the charge density of the ions present in MgO is greater than the charge density of the ions present in NaCl, so the strength of ionic bonds या electrostatic force between oppositely charged ions is what, is greater, या is stronger in what, is stronger in MgO. इमरान आपने कंप्यूटर वालों को बुलाया, is stronger in MgO as compared to that in NaCl, as compared to that in NaCl. So what, so a huge amount of energy is required, okay, so a huge amount of energy is required, so a huge amount of energy is required to break the what, so a huge amount of energy is required to break the stronger ionic bonds in MgO. ये जो भी मैं जुमला लिखा रहा हूं ना, ये अकेला जुमला भी काफी है एक नंबर के लिए, कौन सा वाला, सीधा सीधा लिखें, a higher amount of energy is required to break the stronger ionic bonds in MgO. तो मैं इस जुमले से amount of energy भी बात कर गया, ionic bonds की बात भी कर गया, stronger की बात भी कर गया, एक नंबर की होगी तो ये वाला जुमला लिखेगा आप, क्या huge amount of energy is required to break the stronger ionic bonds in MgO as compared to NaCl. तो हमने कहा, so a higher amount of energy is required to break the stronger ionic bonds in MgO as compared to NaCl. Hence, the melting point of MgO is greater than NaCl. Hence, the melting point of क्या लिखा है जनाब साहब? Hence, the melting point of MgO is greater than that of क्या? Is greater than that of NaCl. So, असल में यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी का जिक्र करना क्यों जरूरी है सर? उसके बगैर तो गुजारी मुमकिन नहीं है. हम क्या करेंगे? हम एनर्जी देंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे ना. मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र हो रहा है. मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जिक्र हो रहा है. तो टेम्परेचर और हीट क्या होती है? आपस में लेने देना है. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का जिक्र करना पड़ेगा. ठीक है. और एंड पे अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं एंड पर आप क्या लिख दीजिए, एंड पर ना जरा NaCl को अगर सॉलिड था उसको हीट करेंगे, NaCl जब लिक्विड होगा तो
तो इसका क्या मतलब है ये आपने जरा मुझे बता देना है। NaCl सॉलिड को अगर आप हीट करें, हीट करके मेल्ट करें एट क्या, एट 801 डिग्री C, तो जब आपने उसको मेल्ट कर दिया तो यहां क्या होगा और यहां क्या होगा, यहां पर भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं, लेकिन आयंस क्या है, आयंस आर टाइटली पैक्ड है। यहां क्या है, यहां आयंस आर लूजली पैक्ड है। यहां भी आयंस हैं, यहां भी आयंस हैं। यहां आयंस कैसे होंगे, क्रिस्टल लैटिस वाले। यहां आयंस कैसे होंगे, वो लिक्विड वाले। कौन से वाले, तो लिक्विड वाले में क्या होते हैं, अलग अलग लूजली पैक्ड। तो लूजली पैक्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बस लूज बोलेंगे। लूजली पैक्ड बोलना लिक्विड स्टेट के लिए बड़ा क्लासिकल वर्ड है। टाइटली पैक्ड का वर्ड इज फॉर, तो लूजली पैक्ड का वर्ड इज फॉर, लूज का मतलब है चिपके हुए नहीं है, पैक्ड का मतलब है विद इन द लिक्विड ही होते हैं, निकलते नहीं है। ठीक है, तो लूजली और पैक्ड दो अलग अलग लफ्ज हैं, बड़े क्लासिकल लफ्ज हैं ये। तो यहां पर क्या होगा, Na प्लस लिक्विड होगा एंड Cl1 नेगेटिव लिक्विड होगा। ये अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ Na1 प्लस अगर है भी और Cl1 नेगेटिव अगर है भी तो वो अलग अलग नहीं है। एक बात पे गौर करिए, इधर NaCl सॉलिड के सामने क्या लिख रहा हूं, Na प्लस Cl नेगेटिव, बीच में ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चिपके हुए हैं, ये भी सॉलिड में है। यहां Na प्लस का लिक्विड फिर प्लस Cl1 नेगेटिव का लिक्विड, क्यों सर ये अलग अलग है, क्या है जनाब साहब, यहां मैंने बीच में डॉट लगाया है, यहां मैंने बीच में प्लस लगाया है, तो डॉट रिप्रेजेंट्स कौन सी पैकिंग, टाइटली पैकिंग, मतलब यहां देखिए टाइटली पैक्ड आयंस, टाइटली पैक्ड आयंस हैं। और यहां क्या चल रहा है, ये जो है वो क्या है जी, दे आर लूजली पैक्ड, बातें नहीं करें प्लीज, आयंस है। और जब आपने हीट किया तो तोड़ा क्या आपने, तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, क्या किया, हाँ वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड्स आर ओवरकम्ड। कंप्लीटली ब्रेक करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड नहीं सॉरी क्या हो जाएगा, यहां बोले जी आयनिक बॉन्ड्स आर जस्ट व्हाट, जस्ट ओवरकम्ड। हेलो जी, सो NaCl को जब आपने हीट किया, हीट करके जब आपने उसको क्या बोलते हैं मेल्ट करने की कोशिश की है, आपने उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश की है, तो एक्चुअल में आपने टाइटली पैक्ड आयंस को लूजली पैक्ड आयंस किया है। आपने उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया है, उनको जस्ट आपने क्या किया है, या तो हमने उनको जस्ट ओवरकम किया है। ठीक है जी, सो जस्ट उनको ओवरकम करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। आपने हीट करके, फिजिक्स में तो उसको मेल्टिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, केमिस्ट्री में क्या कहेंगे, आयनाइज किया आपने। अब आयनाइज एक तो ये वाला होता है, एक और भी आयनाइज होता है, पानी में डाल के आयनाइज, पानी में डाल लें तो भी आयंस अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये आयंस अलग अलग होना और वो आयंस अलग अलग होना, दोनों की केमिस्ट्री में थोड़ी सी केमिस्ट्री है जी, दोनों की केमिस्ट्री में थोड़ी सी डिफरेंट केमिस्ट्री है। देखेंगे वो क्या डिफरेंट केमिस्ट्री है क्या नहीं है। आई थिंक मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म होता है।